दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी आदित्यनाथ पहले दिन से नहीं चाहते थे कि अयोध्या में चढ़ावा चोरी की खबर सामने आए। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि ये खबर अगर पब्लिक डोमेन में आ गई तो इसको संभाल पाना उनके किसी अधिकारी के बस का नहीं है। अब सोचिए कि जिस खबर को मीडिया ने ब्रेक नहीं किया, जिस खबर को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्विटर पे डाला, 7 जून को डालते हैं, 9 जून को उनकी पत्नी को जो है, माफ कीजिएगा, उनकी बेटी के खिलाफ तमाम तरह की विधिवत कैंपेन चला दी जाती है सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को लेकर। और हमारे पत्रकार साथी अभिषेक उपाध्याय ने लिखा था कि राजधानी में कहीं मीटिंग हुई और ये तय किया गया कि अगर ये राम मंदिर पे चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे तो हम इनके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ। और कहा 9 जून और अब मामला आ गया है, आज हम बैठे 1 अगस्त को। इसी बीच तमाम सर्वे भी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना भी एक इंटरनल सर्वे शायद दावा किया गया कि उसमें उनको 60 से लेकर 80 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ खबरें आ रही कि इनके सहयोगी लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में है कि भैया हमको भी गठबंधन में वापस ले लो। अब शुक्रवार को जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उस दिन एक नाटक का मंचन किया। पप्पू यादव पुजारी की वेशभूषा में आ गए और कुछ लोगों ने आके उनके दान पात्र में दान दिया। उसके बाद वो भागने लगे, लोग उनको पकड़ लिए कि चढ़ावा चोरी के भाग। अब स्वाभाविक सी बात है, पूरी एक आहत हो गया भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम को। लगा कि अरे ये अच्छा मुद्दा मिल गया, अब तो सनातन का अपमान करने का आरोप लग गया पप्पू यादव पे, कांग्रेस पे और विपक्ष पे। और जनता देख रही है, ये लोग तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम भाजपा से सिंपैथी रखने वाले पत्रकार सब शुरू हो गए। एक पत्रकार है पुण्य प्रसून वाजपेयी, उन्होंने कहा, उन्होंने लिख दिया, इसको कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना। मैं चुपचाप सब पढ़ रहा था, सब देख रहा था। क्योंकि मेरी याददाश्त थोड़ी तेज है, उतनी कमजोर नहीं भी है। ये बात ठीक है, ये कोरोना में हमने भी वैक्सीन लगवाई थी, उसका कुछ असर कभी कभी दिखता है, वो सब पे दिखता है। लेकिन भोले का भक्त हूं तो शायद उतना असर नहीं हुआ है। तो मुझे तो याद आता है कि कब नहीं विपक्ष को सनातन विरोधी बोला गया, कब नहीं बोला गया। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, इनको तो सिर्फ ऐसा बताया जाता है कि ये लोग सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए काम करते हैं और हिंदुओं की एकमात्र चिंता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और विशेषकर योगी आदित्यनाथ। भावना आहत हो गई भाई, एफआईआर हो गई आज, और एफआईआर हुई है। सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद देश प्रसाद पे भी, पप्पू यादव पे भी, राहुल पे। अब इसमें सपा के नेता ने कुछ ट्वीट किया है। मैं कहूंगा, अनुरोध करूंगा राज कपूर जी से कि अगर संभव हो तो वो ट्वीट लगा दे, तब तक मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अखिलेश यादव की जो प्रतिक्रिया इस मामले में, एकदम सधी और स्पष्ट प्रतिक्रिया, उसके बाद हम डिबेट चालू करेंगे। अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीता हरण के प्रसंग में रावण के वेश पर एफआईआर करवाएंगे? सुन लीजिए, अब क्या भाजपाई इस बार रामलीला में सीता हरण के प्रसंग में रावण के भी वेश पर एफआईआर करवाएंगे? जो लोग असल जिंदगी में
साक्षात रूप धारण कर जन जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा हमारे सारे पैनलिस्ट लोग और दर्शक लोग, कि जो लोग असल जिंदगी में साक्षात रूप जन धरकर जन जन के विश्वास को आहत कर रहे हैं, झूठ बोलकर दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, उसी वेश में अपशब्द दुर्वचन बोलते रहते हैं, दुखी मां तक से सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं, उनके खिलाफ भावना आहत होने की एफआईआर कब लिखी जाए। अब आप समझ गए होंगे कि अखिलेश यादव किसी एफआईआर की बात कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल कमेंटेटर मनीष शर्मा जी हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। एडवोकेट कीर्तिनिधि पांडे जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़े हुए हैं। और लीजिए, शर्मा जी का कैमरा ही ऑफ हो गया। तो पांडे जी आपकी एज ए वकील, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, आपकी इस एफआईआर पर क्या प्रतिक्रिया? ये आपके नेता ने जो कहा। आलोक जी, जो बात हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, बहुत सटीक टिप्पणी है, बहुत सही सवाल है। आप देखते हैं रामलीला के मंचन में अक्सर रावण भी गिरुआ वस्त्र पहन कर आता है, साधु के वेश में आता है, भिक्षा मांगता, माता सीता का हरण करता है। तो क्या उस रावण के रोल का मंचन करने वालों पे भी एफआईआर करेंगे योगी जी? दूसरी बात देखिए, जिस दिन से ये बड़ा खुलासा हो गया, जिस दिन से हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने इस बात की घोषणा किया कि चढ़ावा में चोरी हो रही है, एक प्रोजेक्ट बना करके, एक प्लानिंग के तहत योगी सरकार ने हमारे नेता के परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया, हमारे नेता की बिटिया पे हमला करना शुरू कर दिया। और 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद जब लगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये दांव भी अब उल्टा पड़ रहा है हमारे ऊपर, तब योगी जी ने कहा कि साहब वो बिटिया किसी की बेटी हो, उसका सम्मान होना चाहिए और इस तरीके की अनर्गल बातें नहीं होनी चाहिए। और लगातार योगी जी ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, न दूध अलग हुआ न पानी अलग हुआ, आज भी दोनों मिक्स है। और मंचन करने पर चढ़ावा तो चोरी हुआ, मंदिर निर्माण में तो घोटाला हुआ। अगर उसका किसी ने मंचन कर दिया तो आप उनके मंचन पर उसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। और जो चढ़ावा चोरी किए, जो राम मंदिर ट्रस्ट को लूट लिए, उनके खिलाफ एफआईआर कराना था तो आप एसआईटी बना रहे थे। ये जो दोहरा चरित्र है ना भारतीय जनता पार्टी का, ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश देख रहा है। और एसआईटी बनाने के बाद क्या हुआ, मैंने पहले दिन कहा था आपसे उस डिबेट में कि एक भी बड़े मगरमच्छ की गिरफ्तारी नहीं करेगी योगी सरकार, सबको बचाने का प्रयास करेगी योगी सरकार, और वही हो रहा है। एक दिन मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें चंपत राय बंसल जी का बयान था कि एफआईआर होने से पहले मैं 81 लाख रुपया कवर कर लिया था। तो एफआईआर के बाद क्या रिकवर हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी जो दमन का रास्ता चुनना चाहती है, जो दमन का तरीका अपना रही है, चाहे वो विद्यार्थियों के आंदोलन का सवाल हो, चाहे विपक्षी दल के नेताओं, सांसद, विधायकों का सवाल, ये दमन के रास्ते से कोई दबने वाला नहीं है। विद्यार्थियों ने भी अपनी जंग जीती है और समाजवादी पार्टी भी अपनी जंग जीतेगी। और एक बात और, ये जितने सनातनी आज आलोक जी आ गए, जिसका सनातन मतलब दिल आहत हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ मजाक हो रहा है, वो जो साधु संत बहुत आहत हैं, वो तब नहीं आहत हुए जब देश के प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं, तब नहीं उन आहत हुए। तब सनातन का अपमान नहीं हुआ। जब नितिन नवीन जी के जुलूस में हनुमान जी महाराज को ट्रक के आगे नचाया जा रहा था, तब सनातन धर्म को मानने वालों का मन आहत नहीं हुआ, तब वो दुखी नहीं हुए। ये दोहरी पॉलिसी है,
और ये जो कुछ साधु संत हैं, कुछ तो साधु संत समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ संत केवल इसलिए संत हैं कि वो वाइज हैं विपक्ष के खिलाफ बोलने के लिए, बीजेपी के पक्ष में बोलने के लिए। अगर उनसे सवाल पूछ लीजिए कि हनुमान जी को नचाने जब नाच रहे थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तब क्या उनका मन आहत नहीं हुआ? तब सनातन का अपमान नहीं? एक पतंग उड़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी जिसमें हनुमान जी बने हैं, तब सनातन का अपमान नहीं हो रहा? ये योगी सरकार और योगी जी को एक बात समझना पड़ेगा कि दमन से कुछ दबने वाला नहीं है। ये भारत देश है, यहां से मुगल भी भाग गए, अंग्रेज भी भाग गए, तो भारतीय जनता पार्टी को भी जाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को सब उत्तर प्रदेशवासी, देश के लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है और करती कुछ है। मनीष जी, अब लोगों की भावना आहत हो गई, थाने पहुंच गए, पुलिस ने एफआईआर कर दी, इसमें सरकार को काहे लोग दोषी बना दे रहे हैं? भाई एक मुकदमा और दर्ज हुआ है। एक थानेदार ने अपने सहयोगी के साथ एक व्यापारी को बोला कि हमको 20 लाख रुपया दे दो, नहीं तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, और 6 लाख रुपया लेके छोड़ा। उसमें भी जांच मामला डीआईजी तक पहुंचा तो डीआईजी ने एफआईआर कर दी। लेकिन तमाम मामलों में लोग जाते हैं पुलिस के पास कि हमारे यहाँ चोरी हो गई, हमारी गाड़ी चोरी हो गई, तो सुनने में आता है कि एफआईआर दर्ज कराने में लोगों को महीने दौड़ना पड़ता है, कई बार तो कोर्ट तक जाना पड़ता है, लेकिन किसी की भावना आहत हो जाती है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होता है। क्या कहना है आपका? आप तो सनातन की नगरी काशी में रहते हैं भाई, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी। क्या ऐसा पप्पू यादव ने कर दिया जिससे सनातन का अपमान बता रही है? भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद है बांसुरी स्वराज, वो भी कह रही कि ये पप्पू यादव और राहुल गांधी ने सनातन का अपमान किया। मनीष जी, ये पॉलिटिकली एक तरह से बीजेपी के लिए आत्महत्या करने जैसा है, आत्महत्या किस्म की कार्रवाई है। ये 2024 को फिर से ये जो अवधेश प्रसाद पे जो मुकदमा हुआ है, और तो होता समझ में आता, पप्पू यादव को होता समझ में आता, राहुल गांधी पे करते तब भी बात समझ में आता। ये अवधेश प्रसाद पे जो मुकदमा हुआ है, ये 24 को फिर से कह लीजिए कि जिंदा कर देगा 27 में। ये आत्महत्या किसकी कार्रवाई है? और उत्तर प्रदेश में पुलिस की हैसियत ऐसी नहीं रह गई कि स्वतंत्र ढंग से काम करे। 90% SC/ST के केस नहीं दर्ज होते हैं, 90% महिला उत्पीड़न के केस नहीं दर्ज होते, अति पिछड़े दलित समाज के उस तरह के केस है नहीं दर्ज होते हैं। पूरे थानों पे आप देखेंगे कि जो है खास जातियों का कब्जा है उत्तर प्रदेश में, उसका श्वेत पत्र जारी करना। ये मुकदमा एक पॉलिटिकल मुकदमा है। ये तो बेसिकली सरकार के बिना ही संभव नहीं है। एक तरह से 24 में एक बात जो थी कि ये सरकार दलित विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है, संविधान को बदलना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है, ये जो बना और उसको 405 के साथ जोड़ा गया, ये जो करतूत है, ये जो कार्रवाई है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये कार्रवाई ऐसे दौर में जब सरकार का जो हिंदुत्व की राजनीति है वो लगभग मर चुकी है। 24 में सोशल लोकेशन का हिस्सा, जो सामाजिक न्याय का हिस्सा, उसने अपने आप को हिंदुत्व से अलग कर लिया। और चढ़ावा चोरी के बाद आप समझ लीजिए कि कोर वोटर में भी डिबेट चला गया, जेनजी और कोर वोटर, जेनजी आंदोलन और चढ़ावा चोरी, इससे उनके कोर वोटर में भी डिबेट चला गया। महिलाएं और बच्चे अलग दिशा ले लिए उन घरों में भी, जो जिसके बारे में माना जाता है कि वहां कुछ भी हो जाए बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जो अभी तक दिमाग में बन रहा था कि भाई 24 नहीं है, अभी 27 में 24 वाला माहौल अलग था, वो माना जा रहा था कि शायद अभी जितना विपक्ष को सामाजिक न्याय वाले सवाल पे आगे बढ़ना चाहिए था, अगले चरण का प्रोग्राम लेके आना चाहिए था, तो माना जा रहा था कि उस पर अभी थोड़ा धीमी गति है।
तो बीजेपी अपनी कार्रवाइयों से ही 24 को फिर से जिंदा कर दिया, डर पैदा कर दिया। अयोध्या के सांसद से एक तरह से माना जाएगा कि 24 में जो पिछड़ा दलित समाज ने जो एक तरह से इस सरकार को से बदला लिया अपने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अब सरकार अवधेश प्रसाद पे मुकदमा करके उस पूरे समाज से बदला ले रही। ये बात चली जाएगी ऐसे दौर में जब बीजेपी के पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है, उसका हिंदुत्व मर चुका है, मोदी ब्रांड बिक नहीं रहा है, उसका जो राष्ट्रवाद है उसको ट्रंप साहब ने लगभग ध्वस्त कर दिया है, तो पॉलिटिक्स विहीन है बीजेपी अभी। और ऐसे समय में सामाजिक न्याय का सवाल फिर से अगर जिंदा हो गया तो इस बार तो मतलब कह लीजिए कि एकदम सफाया हो जाएगा। अगर ये जो कार्रवाई है, ये जिसने भी सलाह दिया है बीजेपी के अंदर, वो बीजेपी को ही खत्म करना चाहता है, उसको ध्वस्त करना चाहता है। बीजेपी तो ये कहते हैं कि भाई ये एक वाराणसी के ही एक महंत हैं, जगत गुरु बालक देवाचार्य की तहरीर पर ये मुकदमा कोतवाली में दर्ज हुआ है। ये जो बताया जा रहा है पातालपुरी मठ नरहरिपुरा के पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य ने संसद परिसर में हुए एक राजनीतिक प्रदर्शन को लेकर थाना कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। नहीं, वो सबको पता है। पुलिस ने शनिवार को दोपहर में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब वो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी के दौर में बहुत जनता बहुत भोलेपन में नहीं देखती है। हम आप क्यों भोला बन रहे हैं कि ये केवल पुलिस की कार्रवाई है? वो साधु जो है, राजनीतिक साधु हैं, पॉलिटिकल साधु हैं, पॉलिटिकल संत है, सबको पता है। मैं यही बनारस में हूँ, उनके रेसे से परिचित हूँ। वो भाजपा की तरह से प्रवक्ता है, कह लीजिए तो भाजपा की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले जो अभी कीर्ति जी कह रहे थे जिस बात को, तो बेसिकली बहुत सारे उसने नकली साधु पैदा कर दिए हैं, जो बेसिकली जिनका काम ही है विपक्ष को गरियाना, बीजेपी के पक्ष में खड़ा होना, और जरूरत पड़े तो हिंदू धर्म का अहित करके भी बीजेपी के साथ खड़ा होना। ये चंपत राय कौन है? ये कौन से धारा से खड़े हुए हैं वहां? ये जो वहां ट्रस्ट बना उसमें कौन है? एक भी शंकराचार्य वहां क्यों नहीं? अब आप मंदिर का उद्घाटन हुआ, कोई एक शंकराचार्य क्यों नहीं रहा? मंदिर का ट्रस्ट बना, उसमें कोई उस शंकराचार्य के हवाले क्यों नहीं? आरएसएस के हवाले कैसे हो गया? ये सवाल तो बहुत लंबे समय से उठ रहा है ना कि पॉलिटिकल साधु और हिंदू साधु दोनों में अब लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने फर्क करना शुरू कर दिया है। भाजपाई साधु और हिंदू धर्म के साधु में लोगों ने फर्क करना शुरू किया है। ये पुलिस की हैसियत है क्या कि बिना सरकार, अभी पुलिस जिस तरह से बना दी गई है, पुलिस बेसिकली पॉकेट संगठन में बदल दिया गया है। बीजेपी ने उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया, उसको संगठन बना लिया है, एक तरह से उसको निजी सेना में तब्दील कर दिया गया है। उसकी हैसियत नहीं है कि वो बिना पूछे कोई मुकदमा कर दे। हजारों चिट्ठियां जाती हैं, हजारों एप्लीकेशन जाते हैं, मुकदमा नहीं होता है, जो सरकार नहीं चाहती। और अब हम आप भले यहां बहस कर लें कि पुलिस का मामला है, ये टेक्निकल सवाल आप बना सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उत्तर प्रदेश की जनता जो है बेसिकली इसको पॉलिटिकल सवाल के बतौर देख रही है। ये जो हुआ है इसको पॉलिटिकल, इसको ये थोड़े माना जाएगा। कोई मानेगा, भाजपाई भी नहीं मानेंगे, कोई बहुत भोला आदमी भी नहीं मानेगा कि ये पुलिस की कार्रवाई है। ये भाजपा सरकार की कार्रवाई क्या की है भाई? पांडे जी बताइए कि पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज कर ली है। देखिए आलोक जी, पुलिस ने तो, मैंने बताया आपको कि एक उनका एसएचओ जो था मलिक करके, वो फर्जी इनकाउंटर के नाम पे वसूली कर रहा था, तो डीआईजी साहब करुणानिधि मैथानी साहब ने उनके खिलाफ भी एफआईआर करा दी है। मैंने एक बात बहुत स्पष्ट जानने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, जो बात उत्तर प्रदेश की आम आवाम भी समझ रही है कि पुलिस भी कई मामलों में बायस्ड होकर काम कर रही है। पुलिस कई मामलों में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। हम लोग आंदोलन करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं और किसी दरोगा की तहरीर पे हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, और इस तरीके के कई मुकदमे लिखे गए समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं पर। सवाल यह है कि जो इंपॉर्टेंट मुकदमे हैं, जो जरूरी मुकदमे, वो नहीं लिखे जा रहे हैं। दलित उत्पीड़न में नहीं लिखा जाएगा, महिला उत्पीड़न में नहीं लिखा जाएगा, दहेज उत्पीड़न में नहीं लिखा जाएगा, रेप के मामले में नहीं लिखा जाएगा, और
किसी साधु ने एफआईआर की दरखास्त दी तो राहुल गांधी जी के खिलाफ, पप्पू यादव जी के खिलाफ, अयोध्या के लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ आप मुकदमा लिख देंगे। तो आप मुकदमा लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये सोचिए कि चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी, पत्थर खरीद में घोटाला, शिलाओं में घोटाला जो इकट्ठा किया, इन सब मामलों में आवाज दब जाए, लोग डर जाए आपके मुकदमे से, कोई इस पर सवाल न खड़ा करे, तो अब ऐसा होने वाला नहीं है। और हम लोग तो लगातार एक बात कहते रहे, शुरू से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले को दबाना चाहती है, पहले दिन से लगातार प्रयास में है। नहीं, मैं एक जी। मिनट आपको रोक रहा हूँ। एक ट्वीट अखिलेश राज कपूर जी लगा दीजिए। पत्रकार साथी अनिल यादव ने एक ट्वीट किया है कि भावना आहत वालों, कहाँ हो तुम लोग? 7 लाख के फूलों का 14 लाख का बिल, राम मंदिर के समारोहों में बड़ी गड़बड़ी। अब सुनने में आ रहा है कि एसआईटी जो है राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए पेमेंटों की भी जांच कर रही है। पूरा सवाल आप दोनों लोग सुन लीजिए। और इस पर पत्रकार साथी पंकज झा ने भी एक ट्वीट किया है। आपने तब तक आप भी बताइए। ये कह रहे हैं कि 7 लाख के फूलों का 14 लाख पेमेंट किया गया, बिल मंगा के 7 लाख था। और दूसरा, पंकज झा ने एक बात कही थी, पत्रकार साथी पंकज झा ने लिखा था कि उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर राम मंदिर घोटाले की तबीयत से जांच हो जाए, क्या जो पकड़े गए हो तो छोटे छोटे लोग हैं। कुछ लोगों ने तो जमीन खरीद से लेकर अब तक इतने घोटाले किए हैं कि उन्होंने अपनी 7 पुस्तकों का इंतजाम कर लिया है। और ईमानदारी से जांच आ जाए तो वो लिख रहे हैं प्रलय आ जाएगा। अब इस पर आपकी क्या टिप्पणी है मनीष? ये एक तो इस मामले की जांच हो रही कि 7 लाख के फूल का 14 लाख का बिल बना के पेमेंट किया गया। नहीं, दूसरा, मैं तो आपको जी, पंकज झा जी कह रहे जो गिरफ्तार किए गए उन्होंने तो कुछ नहीं किया है। वहां तो कई लोगों ने ऐसे ऐसे खेल किए कि 7 पुस्तकों का इंतजाम कर लिया है और ईमानदारी से जांच हो जाए तो प्रलय आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री जी और सरकार नहीं चाहती है कि चढ़ावा चोरी और किसी मामले में अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और किसी घोटाले पर जांच हो। नहीं देखिए, मैं तो आपसे बहुत पहले से कह रहा था, लगातार कह रहा था कि बेसिकली राम मंदिर या जितने भी मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या राम मंदिर हो, या जितने भी मंदिरों पे आरएसएस बीजेपी का कब्जा है, वो उस पे धर्म का थोड़े कब्जा है, उस पे धर्माचार्यों का नहीं कब्जा है। तो मैं आपसे पहले से कह रहा था कि ये सब बीजेपी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब जैसे अडानी उनके एक बैंक हैं, उसी तरह राम मंदिर भी बीजेपी के लिए बैंक है। ये इसके रेसे रेसे में करप्शन है, रेसे रेसे में लूट। पहले चंदा चोरी का आरोप लगा, 90 के दशक में आप देखिए 1400 करोड़ का आरोप लगा था भाई बीजेपी पे। उसके बाद भयंकर जमीन लूट की गई, और अब ये चढ़ावा चोरी, अभी तो बहुत न्यूनतम जानकारी है। ये तो कोई सरकार बदलेगी तब ठीक से जांच होगा। नहीं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जांच हो रही है। नहीं, वो बेसिकली देखिए, इस सरकार के रहते, मोदी के रहते, योगी के रहते, कोई भी जांच कर ले, उसका कोई बहुत उस तरह से मतलब नहीं रह जाएगा। आप हम सब जानते हैं कि अभी जो राज मशीनरी है वो किस लेवल तक आरएसएस बीजेपी के कंट्रोल में चली गई। संस्थाओं की स्वायत्तता दाव पे है। वो जुडिशरी भी उससे मुक्त नहीं है। चुनाव आयोग तो है ही, ईडी सीबीआई तो है ही, जुडिशरी भी उससे मुक्त है। उसके ऊपर भी एक सवाल है, लगातार सवाल है, आप देख रहे होंगे। तो ये राज मशीनरी को तो लगभग, अब असल में उसके पास, बीजेपी के पास अब कोई पॉलिटिक्स नहीं बची है, उसके पास केवल राज मशीनरी है। अभी बीजेपी है अगर, तो केवल राज मशीनरी के बल पे। मैं तो आपसे पहले से कह रहा हूं कि बेसिकली अगर ठीक से पता चलेगा तो 2 बैंक हैं बीजेपी आरएसएस के। एक राम मंदिर है
और दूसरा जो है आप कह लीजिए कि वो अडानी अंबानी, ये इन दोनों को उन्होंने बैंक में बदला, बड़ी पूंजी को भी अपने बैंक में बदला, और जो आस्था है, जो भावना है, उसका भी केवल राजनीतिक दोहन नहीं किया, राजनीतिक दोहन तो किया ही, इस पे कम ध्यान गया है। आमतौर पे जब ये लूट सामने आई है तब लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस पे कम ध्यान गया है कि बेसिकली शुरू से ही भाजपा की निगाह में उनको पता था कि भारत के मंदिर जो हैं वो उनके पास अथाह दान आते हैं, लोगों की भावनाएं जो है वो वहां बहुत बड़ी पैमाने पर लोग बहुत गरीबी में भी वहां दान करते हैं। तो धीरे धीरे उनकी एक प्लानिंग थी कि वो जो है धीरे धीरे इन मंदिरों को अपने कंट्रोल में लिया जाए। ये मंदिरों को कंट्रोल लेने का मतलब केवल उनका पॉलिटिकल मकसद नहीं था, उनका एक बहुत बड़ा मकसद था कि उसके जरिए जो है बेसिकली उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उसी से हल हो जाएगी। ये जो देश में आप देख रहे हैं ना, सरकारें खरीद ले रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सांसद खरीद ले रहे हैं, इतिहास में सबसे ज्यादा विधायक खरीद ले रहे हैं, सरकारों को गिरा दे रहे हैं, इसमें इस मंदिर में दान का भी उपयोग है। बाद में पता चलेगा आपको, केवल अडानी का इस्तेमाल नहीं है ये सरकारों को गिरा देने में, विधायकों को खरीद लेने में, सांसदों को खरीद लेने में, ये मंदिरों का भी इसमें आप कह लीजिए उस लूट का भी गहरा इस्तेमाल जो है भारत में लोकतंत्र को खत्म करने में, लोकतंत्र को समाप्त करने में, ध्वस्त करने में, संस्थाओं को खरीद लेने में, सांसदों को खरीद लेने में, विधायकों को खरीद लेने में, इन मंदिरों के लूट का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। ये कभी इसका एक आप देखेंगे कभी ये बात आएगी, अभी ये संभव नहीं है, अभी ये संभव नहीं है, क्योंकि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में भी आप देखिए कि बंगाल में जाते जाते जुडिशरी भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। बहुत साफ साफ बात थी कि 27 लाख लोग अभी उनको अभी एक ट्रिब्यूनल में जाना है, लेकिन उसके बाद भी कितना मतलब अहंकार भरा बयान था जुडिशरी का कि आप अगली बार कर लीजिएगा, आप अगली बार वोट दे लीजिएगा। बताइए, लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में एक वोट भी अगर छूट जाए तो वो शर्मनाक बात होती है, और ये संविधान के प्रहरी माने जाते हैं ना जुडिशरी। तो उसने कहा 27 लाख लोगों को कहा कि आप अगली बार कर लीजिए, तो आप किस जुडिशरी की बात कर रहे हैं, किस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं? तो सरकार ने तो चेक और बैलेंस खत्म कर दिया ना, जुडिशरी और सरकार के बीच में संविधान ने हमारा व्यवस्था दी थी कि ये चेक एंड बैलेंस होगा। अगर सरकार कुछ गलती करेगी तो जुडिशरी उसको चेक करेगा, चेक कर देगा, जुडिशरी कुछ गलती करेगी तो संसद उसको चेक कर देगा। यही तो हमारा लोकतंत्र था, मैंने ये स्वायत्तता इसीलिए तो थी। अब तो एक ही राग में, एक ही धुन में दोनों का एक ही धुन में बांसुरी बज रही है, आप इसको कैसे देख सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो बात, देखिए परसेप्शन का भी होता है। देखिए, न्याय का मतलब होता है, न्याय होना ही नहीं महत्वपूर्ण होता है, न्याय होते दिखना भी महत्वपूर्ण होता है। ये इस बात को समझना चाहिए। परसेप्शन तब बनता है अगर न्याय होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बार बार जनता में न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये परसेप्शन अगर बन रहा है, न्याय हो रहा हो, मैं मान लेता हूं कि न्याय हो रहा हो, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है सोसाइटी में कि न्याय नहीं हो रहा है, न्याय होता दिखता नहीं। चाहे एसआईआर का मसला हो, चाहे धर्म के आधार पर नागरिकता का सवाल हो, चाहे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद का सवाल हो, चाहे वो जो है तमाम जो इस तरह के बड़े बड़े जितने फैसले हैं भाजपा सरकार ने लिए हैं, लोगों में ये परसेप्शन बन रहा है कि सरकार जो बड़े फैसले ले रही है उन फैसलों के साथ मैच कर जा रही जुडिशरी, उसके फैसले मैच कर जा रहे हैं, ये परसेप्शन बन रहा है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई न्याय होना महत्वपूर्ण नहीं हो रहा होगा, मैं इस पे कीर्ति जी ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे, लेकिन परसेप्शन क्या बन रहा है वो मैं बता सकता हूं। मैं पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि परसेप्शन सोसाइटी में क्या बन रहा है। परसेप्शन बन रहा है कि जुडिशरी सरेंडर कर चुकी है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस परसेप्शन को तोड़ना किसका काम है? यह जुडिशरी का काम है। सरकार को आईना दिखा करके ही जुडिशरी इस परसेप्शन को बदल सकती है। संविधान के प्रति समर्पण दिखा करके ही जुडिशरी इस परसेप्शन को बदल सकती है, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सरकार के रहते इस इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश संभव नहीं। जी कीर्ति दीदी जी, मतलब इस एफआईआर से क्या लग रहा है आपको? क्या
इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में अभी विरोध प्रदर्शन किया है, राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ, ये सनातन का यह अपमान हो रहा है। इस एफआईआर का क्या असर दिख रहा है, क्योंकि एफआईआर में आपके सांसद का भी नाम है, अवधेश प्रसाद का। क्या इससे चढ़ावा चोरी का जो मामला आपने उठाया था वो दब जाएगा? देखिए आलोक जी, लगातार डिबेट्स हम लोग चढ़ावा चोरी पे करते रहे और लगातार मैं एक बात कहता रहा, कई बार तो आपको आंकड़े भी दिया। आप तो केवल 7 लाख के फूल का 14 लाख के भुगतान की बात कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में विज्ञापन पे खर्च हो गया 22 करोड़ रुपए। राम मंदिर का उद्घाटन होना हो तो विज्ञापन पे लगभग 22 करोड़ खर्च राम मंदिर के उद्घाटन का भी विज्ञापन देना पड़ा, बताइए। और सुनिए हाँ। और लगभग इतना रुपया ही अक्षत पूजन में खर्च हो गया। जो अक्षत घर घर बट रहे थे, इतना रुपया अक्षत पूजन पे भी खर्च हो गया। उसमें तो प्रसाद भेजा गया होगा, प्रसाद भी, अक्षत के अलावा प्रसाद भी भेजा। प्रसाद नहीं, अक्षत गया था। अक्षत प्रसाद नहीं, अक्षत। अच्छा। और अक्षत पूजन का भी उतना करोड़ खर्च हो गया। ये एक बात पंकज झा जी ने जो ट्वीट किया कि तबीयत से जांच हो जाए, ये बात तो हम लोग लगातार कर रहे हैं। मनीष जी भी कई बार कहे, हम लोग भी कहे, आप भी इस बात को कर रहे हैं कि सर बिल्कुल आ जाएगा। पंकज झा का जो ट्वीट बिल्कुल प्रलय आ जाएगा। जो बात मनीष जी कह रहे हैं वो अक्षरशः सही निकलने लगेगा एक एक बार। ये जो छोटे प्यादे हैं ना, जो जेल गए हैं या जो अभी जेल जाने से बचे हैं, इनकी हैसियत 1000 करोड़ चोरी करने की नहीं है। ये जब तबीयत से जांच होगी तो पता चलेगा कि 1000 करोड़ कहां गए। जो 1400 करोड़ पहले चंदा इकट्ठा हुआ वो कहां गया। जमीन घोटाले में जो हेर फेर किया गया करोड़ों करोड़ रुपया, वो कहां गया। जो पत्थर खरीद में घोटाला हुआ वो पैसा कहां गया। जो नींव की खोदाई में घोटाले हुए वो पैसा कहां गया। जो चढ़ावा चोरी रेगुलर हो रहा था वो पैसा कहां गया। ये जब ईमानदारी से जांच होगी, तबीयत से जांच होगी। और एक बात सही है, मैं मनीष जी की एक बात से सहमत हूं कि ये जांच इस सरकार में नहीं हो पाएगा। और राम भक्त भी चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, और जो राम भक्त तबीयत से चाहते हैं कि इसका खुलासा हो, वो 27 में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं। और सत्ता परिवर्तन सुना दो दर्शकों को पांडे जी कि राम मंदिर के नाम पर तो कई लोगों ने 7 पुस्तकों का इंतजाम कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, पंकज झा एक पत्रकार है जो उन्होंने कई सालों तक यूपी को कवर किया है। फिलहाल दिल्ली में लल्लन टॉप के साथ जुड़े हुए हैं, एबीपी के यहाँ प्रभारी रहे हैं, बाद में एनडीटीवी में भी थे और लगभग 25 साल उन्होंने यूपी कवर किया है। ये लिख रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर तो कई लोगों ने 7 पुस्तकों का इंतजाम कर लिया है। जो पकड़े गए वो बस मोहरे हैं। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण सामग्री तक की जांच की जाए बिना किसी हस्तक्षेप के, तब तो प्रलय ही आ जाएगा। अब बताइए पांडे जी, पंकज आलोक जी यही बात तो मैं बड़ी बात कह दी। वो पंकज झा जी ने सारी बात कह दी। और ये सच है कि अगर पूरी ईमानदारी से जांच हो जाए तो ऐसे ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, मेरा एक सवाल वो सारे चेहरे पर्दे के पीछे से उन सारे बड़े लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और मैंने आपसे एक दिन कहा था, एक बार क्या कई बार कहा, कि जो बड़े बड़े नाम आ रहे थे, चाहे वो चंपत राय बंसल हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, ये इन लोगों की जब गिरफ्तारियां होंगी, ये सब जब जेल जाएंगे, तब इसके बाद वाले चेहरों का खुलासा होगा। अभी तो इन सब लोगों को पता है कि हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। अभी तो केवल प्यादे गए हैं जो 15,000, 14,000, 13,000 वाले हैं, नौकरी करने वाले लोग। वो तो दाल में नमक दहीने बाएं किए हैं, दाल में नमक। जो पूरी दाल खाने वाले लोग हैं, जो पूरी दाल खा गए,
उनका चेहरा बेनकाब तब होगा जब इससे ऊपर वाले जिनका जिनका नाम आया, अनिल मिश्रा हो, चंपत राय बंसल हो, वो कर्नाटक वाले का क्या नाम है वो हो, और जिन लोगों का नाम आया, ट्रस्ट के अध्यक्ष की जांच हो, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की जांच हो, तब उसके बाद उससे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। अभी उनके ऊपर भी कई चेहरे पे चेहरा है, और सरकार छोटे प्यादों को जेल भेज करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। मनीष जी, यही ये जांच। पत्रकार साथी पंकज झा का बयान कि कई लोगों ने 7 पुस्तकों का इंतजाम कर लिया, आपको लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए असली गुनाहगार पकड़े जाएंगे? क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है कि हमेशा जांच में छोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं, बड़े बड़े लोग हमेशा बच जाते हैं। तो देखिए, जांच हो तो ये केवल चंपत राय तक ही नहीं जाएगा, ये मोहन भागवत तक जाएगा, ये मोदी तक जाएगा। इसका कनेक्शन नागपुर से है और दिल्ली से है। ये एक संगठित लूट है। मतलब ये 7 पुस्तों वाला मामला नहीं है इसमें, मैं इसको इस रूप में नहीं देख रहा हूं। पंकज झा उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। ये एक संगठित लूट है, मतलब संगठन ने इसको लूटा है। उसको संगठन की प्रॉपर्टी में मंदिर के धन को, दान को संगठन के प्रॉपर्टी में बदल दिया है, नागपुर ने भी और दिल्ली ने भी। ये जो देश भर में आप देख रहे होंगे, ये जो 5 स्टार जो दफ्तर बने हैं भाजपा के, ये जो अचानक पूरे देश में खड़े हो गए, ये आरएसएस का जो आप मुख्यालय देख रहे हैं दिल्ली में जो बन रहा है, तो पंकज झा हमको लग रहा है कि वो अभी ठीक बात नहीं कर रहे हैं। वो तो व्यक्तियों की तरफ ले जा रहे हैं, 7 पुस्तकों की तरफ। वो सब बहुत छोटी बातें हैं। कई लोगों की ठीक है 8-10 पुस्तें भी हो गई होंगी, 8-10 पुस्तें भी कह लीजिए सुरक्षित हो गई होंगी, लेकिन वो बहुत छोटा धन है, वो बहुत छोटा धन है। उनकी 7 पुस्त सही बात है, सुधर गई, लेकिन वो बहुत, जिसको कह रहे थे आप, जो है वो नमक जैसा है। ये लूट देखिए आलोक जी बहुत संगठित है। मतलब जैसे एक कंपनी है जिसने की उसको लूटा है, कंपनी ने, मतलब एक भाजपा नाम की कंपनी है, एक आरएसएस नाम की कंपनी, उसने एक ऊपर से नीचे तक एक अपना एक नेटवर्क तैयार किया है। इस लूट को बेसिकली आप व्यक्तियों में मत ले जाइए। ये व्यक्तियों में ज्यों ले जाएंगे तो ये लूट छोटा हो जाएगा, तब इस पे हमला छोटा हो जाएगा, ये सवाल छोटा हो जाएगा। पूरी भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो इस लूट का सेंटर पॉइंट है। पूरा आरएसएस का जो इकोसिस्टम है वो इस लूट का सेंटर पॉइंट है, और उसके सरगना उधर नागपुर में है और दिल्ली में। ये लखनऊ वाले भी इसमें बहुत छोटे हैं, आप समझ लीजिए, ये लखनऊ वाले भी इसमें बहुत छोटे हैं। उनको उसमें उनकी हिस्सेदारी ये योगी सरकार को नहीं मान रहे हैं भाई पांडे जी, आप लोग तो योगी सरकार को घेर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, लखनऊ वाले भी नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। आप मेरे मुंह में अपनी बात मत डालिए। मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली जो है ये बहुत छोटे नगीने हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। आप उसको दूसरे रूप में ले जाए। ट्रस्ट जो है मूलतः इनको अगर इनको मौका मिलता तो ये उनसे बड़े लुटेरे हैं, लेकिन इनकी कोई हैसियत जो बना के रखी गई राम मंदिर में, वो मैं आपको बता रहा हूं। लुटेरे ही बड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी कंट्रोल इनका उस पर चाह के भी ये अपना हिस्सा नहीं ले सकते हैं, यूपी का हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये इनकी हैसियत बहुत छोटी है, बस अभी सांगठनिक जो हैसियत है, नेता हो गए हैं, लेकिन सांगठनिक हैसियत अभी भागवत के मुकाबले, मोदी के मुकाबले इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। अन्यथा ये हिस्सा तो चाह ही रहे थे, और इसीलिए बहुत सारा जो खुला है अंदर की लड़ाई में ही खुला है। आप ये भी जान लीजिए, ये खबरें जो बाहर आई हैं, इसको आप क्या समझ रहे हैं, केवल बाहर से खबरें आई हैं? ऐसा नहीं है। ये अंदर जो सिर फुटअव्वल है, वहां से भी खबरें लीक हुई हैं। पतला सा रास्ता पहले खुला है, और उसके बाद वो पूरा, आप समझ लीजिए कि वो बड़ा वाला फाटक खुल गया है, अब और लोग भी उसमें टूट पड़े। तो मेरा ये कहने का संदर्भ जी। भाई पांडे जी बताइए भाई, क्या मतलब क्या लग रहा है, इससे आप लोग को नुकसान होगा? क्योंकि आपका कोई सांसद तो था नहीं, पप्पू यादव तो निर्दलीय सांसद हैं, राहुल गांधी, यहाँ अवधेश प्रसाद पर भी FIR की गई है,
तो इसका क्या असर पड़ेगा? अवधेश प्रसाद तो भाई देखिए, अवधेश प्रसाद जी ने चंदा चोरों को पकड़ा वहां, हम्म, और मैंने कहा ना, जिस तरह से लगातार अयोध्या में अवधेश प्रसाद जी, पवन पांडे जी, लगातार हमारे नेता अयोध्या के एक खुलासे करते रहे, तमाम जो कार्रवाइयां पुलिस की डराने धमकाने की रही उसका खुलासा होता रहा। तो प्रतीकात्मक मंचन में अवधेश जी ने यहाँ खुलासे में बहुत रोल अदा किया। वहां उन्होंने सोच किया कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, चोर को पकड़ा हूँ। तो बात तो सही है, खुलासा में तो सहयोग किया अवधेश प्रसाद जी ने। और एक बात सही है कि अगर अवधेश प्रसाद जी पे मुकदमा किया है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी बेनकाब होगा, दूसरी तरफ जो हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो बात हम कहते आए हैं कि दलित पिछड़ों के साथ सरकार न्याय कर रही है, उस बात को भी बल मिलेगा। और निश्चित रूप से 24 को दोहराने का एक बेहतर अवसर 27 में हम लोगों को मिलेगा। और समाज में बीजेपी लगातार बेनकाब हो रही है, और यह सही है कि जांच होगी तो कई चेहरे, बड़े बड़े चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन जांच कैसी होगी ये सब जानते हैं, केवल उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता है। और एक बात तो आप देखिए ना, किस तरीके से अखिलेश जी ने कहा चढ़ावा में चोरी हुआ, तो कोई कह रहा साहब मेरी खड़ाऊ गायब हो गई, मैंने दिया था, कोई कह रहा सिंहासन गायब हो गया, कोई कह रहा मुकुट गायब हो गया, को संतोष दुबे अयोध्या वाले कह रहे हैं साहब सिलाई 1250 गायब हो गई, जो बहुमूल्य सिलाई थी, जो 3 ताले के अंदर पुलिस सिक्योरिटी में था वो भी गायब है। ये तो लगातार, कोई कह रहा पत्थर लेकिन एक वाले बात ने है पांडे खुलासा कर दिया कि आप लोग सुप्रीम जी कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, एक एसआईटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखिए। आखिर इस मामले में तेजी से कब पूरी होगी जांच? मुझे तो लग रहा है कि ये मामला मतलब कहीं ऐसा तो नहीं पंचवर्षीय कार्यक्रम हो गया ये? देखिए, जांच का मसला तो आपको भी पता है नहीं, कि योगी हमको जी क्या की पता है, सरकार मैं में वकील कितनी, आप हैं। नहीं अरे हम बता रहे हैं ना, आपको इसलिए कह रहा हूं पता है कि हर मसले में एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश में, नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के और निर्देश से बनी अभी तक। किसी, सुप्रीम अरे कोर्ट बता रहा हूं, किसी एसआईटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं, हर मसले में एक एसआईटी, और किसी एसआईटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आती। पब्लिक को नहीं पता कि इस मसले में एसआईटी ने क्या कार्रवाई की। हम लोग तो पहले दिन से उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी उस पर सवाल खड़ा कर रहे थे। पहले एफआईआर होता, फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। यहाँ तो यूपी सरकार ने उल्टा कर दिया, पहले एसआईटी बना दी, बाद में एफआईआर की कार्रवाई हो रही है। और उस एसआईटी में कौन थे? जिनके खिलाफ जिलाधिकारी रहते हुए हाईकोर्ट के आदेश पे 420 का मुकदमा हटा दिया गया, उनको तो हटा दिया। किसने हटाया? योगी जी ने हटाया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, लेकिन योगी जी की नीयत देखे ना कि जांच का जिम्मा किसको दिए? जिम्मा दिए 420 वाले को, जिसके खिलाफ पहले से 420 दर्ज है। और हम लोग तो कह रहे थे कि डे बाय डे रिपोर्टिंग हो, डे बाय डे जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक ऑर्डर दिया, एक गाइडलाइन दिया जिसमें एसआईटी बनी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पूरी एसआईटी की डे बाय डे निगरानी नहीं हो रही, सिटिंग जज की निगरानी में। और एक बात हम लोग जब पढ़ते थे लल्ली में, तो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि सिर्फ न्याय होना नहीं, न्याय की तरह प्रतीत होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। ये जिम्मेदारी कोर्ट्स की है, जजेस की है कि फैसले हो तो आम जनमानस में एक भरोसा जगे कि ये फैसला सही फैसला हो रहा है, ये न्यायिक फैसला है। मनीष जी, एक कमेंट अंत में चाहूंगा कि इसका राजनीतिक असर अब क्या देखते हैं अवधेश प्रसाद पे जो एफआईआर हुई है? क्योंकि भाई वो तो उन्होंने तो चढ़ावा चोर को उस नाटक में पकड़ा था,
दौड़कर। नहीं, और मेरे इसका समझ में नहीं आ रहा पॉलिटिकल, है कि नाटक कब से अपमान होने लग गया। खैर, नहीं पॉलिटिकली, जी पॉलिटिकली बहुत संकट में चली गई है बीजेपी। 2024 में हिंदुत्व वाले राजनीति से, हिंदुत्व की राजनीति से सामाजिक न्याय वाला जो लोकेशन है उसने अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। और इसके बाद अब ये चढ़ावा चोरी और जेएनजी का आंदोलन, मैंने कह लीजिए कि जो कोर वोटर है, जो पहले वही कह रहा था कि शिक्षा रोजगार बाद में देखा जाएगा, पहले राम चाहिए हमको, मंदिर चाहिए हमको, तो वो राम का भी क्या हास्य बना दिया। और इधर 10 सालों में उसी कोर वोटर का बड़ा हिस्सा परीक्षा के लिहाज से ओवर एज हो गया, माने उस कोर वोटर की अगली पीढ़ी बर्बाद हो गई। अब मामला सामाजिक लोकेशन से आगे बढ़ गया। दलित पिछड़ा समाज तो ऑलरेडी पहले से संकट में था, मैंने इससे अलग कर लिया था अपने आप को। अब कोर वोटर में भी इस आंदोलन, चढ़ावा चोरी ने और जेएनजी आंदोलन ने उसमें भी डिवीजन करा दिया। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी कह लीजिए कि पॉलिटिक्स विहीन हो गई। उसके पास पॉलिटिक्स नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, राम मंदिर नहीं है, हिंदुत्व नहीं है, ब्रांड मोदी बिक नहीं रहा है, राष्ट्रवाद की धज्जी उड़ा दी है ट्रंप ने। तो अब उसके पास क्या बचा? अगर 27 के लिए कहिए तो उसके पास केवल अब राज मशीनरी बची, राजनीति नहीं बची उसके पास। तो राज मशीनरी के बल पे कोई कितना दिन चल सकता है? देखिए, जहां तानाशाही की सरकारें भी होती है, चुनाव नहीं होता है, वहां भी राजनीति करनी पड़ती है, जनता के अलग अलग हिस्सों को संतुष्ट करना पड़ता है, वहां भी पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। अन्यथा वहां भी तानाशाह, बहुत सारे तानाशाह उखाड़ के फेंक दिए गए, जहां चुनाव नहीं भी होते हैं वहां भी उखाड़ के फेंक दिए गए। माने कोई भी दमन जो है बिना जो है राजनीति के नहीं संभव। थोड़ी राजनीति होती है, थोड़ा दमन होता है। जो नकारात्मक राजनीति होती है वो इस तरह से करती है। तो आरएसएस बीजेपी के पास अभी उत्तर प्रदेश में कोई राजनीति नहीं बची। तो राज मशीनरी के बल पे आप कितना दिन चलेंगे? हमको नहीं लगता है कि 27 शायद कह लीजिए कि वाटरलू साबित होने जा रहा है बीजेपी के लिए। जी हाँ, कीर्ति जी आपको क्या लग रहा है देखिए, इसका? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है और हम लोग लगातार इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। और अन्याय चाहे विश्वविद्यालय में नियुक्ति को लेकर के हो, चाहे टीचर्स की नियुक्ति में हो, आरक्षण के सवाल को लेकर के हो, चाहे फर्जी मुकदमों में फंसा करके उनके उत्पीड़न करने का सवाल हो, चाहे बुलडोजर कार्रवाई में पिछड़े दलितों का मकान गिराने का सवाल हो। तो ये एफआईआर एक बात और साबित कर रही है कि दलित उत्पीड़न, पिछड़ों का उत्पीड़न करने में योगी सरकार आज भी अव्वल है। और निश्चित रूप से इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए सर, बड़ी मुद्दा जो है वही है, एक मुद्दा भी और है। मुद्दे तो आते रहेंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव की घोषणा होने अब 5 महीने और कुछ दिन का समय बाकी है। अगर मैं शब्दों के दिन में बात करूं तो लगभग 160 दिन के अंदर रणभेदी बच के लिए बिगुल बच जाएगा। और तब तक देखते हैं, बहुत से मुद्दे आएंगे, बहुत से जाएंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि चंदा चोरी पर बातचीत न हो, लेकिन विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाए। तो और अवधेश प्रसाद पर जो दलित सांसद है, रामभक्त हनुमान है, उनके ऊपर जो इस मामले में एफआईआर हुई उसका क्या राजनीतिक असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति पांडे का भी धन्यवाद, शर्मा जी का भी धन्यवाद। नमस्कार।